हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, तो आज स्पर्मेटोजेनेसिस के आगे वहाँ पे हमने देखा था कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में कि स्पर्म का क्या स्ट्रक्चर होता है और कैसे वो फंक्शन कर रहा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्पर्म स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखते हैं। स्पर्म इज अ हैप्लॉइड मेल गैमीट। जैसे कि हमने बात की थी कि जो गैमीट्स होते हैं वो हमारे बनते हैं किससे, किस टाइप के सेल से बनते हैं, हमारी जर्म सेल से बनते हैं। जर्म सेल्स क्या करती हैं, जर्म सेल में हमारी जो जर्म सेल्स होती हैं गैमीट का फॉर्मेशन करती हैं। क्या करती हैं, गैमीट का। जो मेल गैमीट होता है, मेल को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, फीमेल को ऐसे सिंबल से। तो जो मेल गैमीट होता है उसे बोलते हैं हम स्पर्म, एंड फीमेल गैमीट को हम बोलते हैं ओवम, ओवम या एग। और ये हमारे होते हैं हेप्लॉइड इन नंबर। कैसे होते हैं, हेप्लॉइड इन नंबर। तो जर्म सेल से गैमीट का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म का जब फॉर्मेशन होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू होता है, और जो एग का फॉर्मेशन होता है वो oogenesis से होता है। तो हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद आज स्पर्म के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। तो स्पर्म जो हमारा गैमीट है, गैमीट जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, हमारे हेप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा स्पर्म है वो हेप्लॉइड इन नेचर है। स्पर्म इज अ हेप्लॉइड मेल गैमीट। स्पर्म इज अ माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक फ्लैजिलेटेड एंड माइक्रोस्कोपिक। जो हमारा दो बार हो गया हमारा माइक्रोस्कोपिक। जो स्पर्म होता है वो हमारा माइन्यूट होता है, तो बहुत ज्यादा माइन्यूट होता है, एकदम स्मॉल होता है। उसको आप नेकेड आई से या कि खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको विजुअल करने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा। तो हमने स्पर्म में देखा था, पहले स्पर्मेटिड रहता है, लेकिन जब उसमें मैच्योरेशन होता है, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद एक मैच्योर स्पर्म जब बनता है तो उसमें फ्लैजिला आ जाता है। क्या होता है, फ्लैजिला आ जाता है, जो उसे मोर्टेलिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, मोर्टेलिटी प्रोवाइड करता है। तो वही लिखा हुआ स्पर्म इज अ माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक फ्लैजिलेट। माइक्रोस्कोपिक है, बहुत माइन्यूट है, उसमें फ्लैजिला पाया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर में। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी, तो उसके बॉडी शेप क्या है, क्या क्या पार्ट्स हैं उसके बॉडी में। तो वही देखते हैं स्पर्म के कौन कौन से पार्ट है। तो पहला जो पार्ट है, हेड, नेक, मिड पीस एंड टेल। तो याद रखिएगा स्पर्म का जो पार्ट है उसमें 4 पार्ट्स हैं हमारे, हेड, नेक, मिड पीस एंड टेल। इन्हीं 4 से हमारे स्पर्म का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर है उसको भी देखते हैं हम। तो जो हमारा हेड होता है, हेड जो होता है वो हमारा, पहले फिगर को देख लेते हैं तो आपको ये चीजें समझने में आसानी होगी। तो ये रहा हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर, जिसमें हेड है, नेक है, मिड पीस एंड टेल है। तो हमारा जो स्पर्म का हेड होता है, स्पर्म के हेड में सबसे टिप पर, हेड रीजन की बात कर रहे हैं, ये भी देखिएगा कि किस पार्ट में कौन कौन से हम टर्म्स यूज कर रहे हैं, क्या क्या चीजें पाई जा रही है। तो जब बात करते हैं हम हेड की, तो हेड में पाया जाता है एक्रोसोम। एक बात यह है कि जो हमारा स्पर्म, मतलब जो स्पर्म होता है, जो मेल स्पर्म होता है, उसकी जो पूरी बॉडी होती है स्पर्म की, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इनवॉल्व होल बॉडी। जो स्पर्म की पूरी बॉडी है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्ड किए रहती है। उसके बाद एक्रोसोम, हेड रीजन पर पाया जाता है एक्रोसोम। अब एक्रोसोम क्या होता है, तो एक्रोसोम जो है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, एक कैप लाइक, जैसे कि मार्कर है इसमें कैप है ना, ऐसे ही जो स्पर्म का हेड होता है उसके टिप पर जो है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम एक्रोसोम बोलते हैं। तो एक्रोसोम डिराइव्ड फ्रॉम, जो एक्रोसोम होता है वो गोल्गी डिराइव्ड एंजाइम सैक है। जो एक्रोसोम में फिर क्या पाया जाता है ऐसा कि जिससे ये क्या करता है, एक्रोसोम पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे स्पर्म का जो सबसे पहले फ्यूजन होता है ना, वो इसके हेड रीजन के एक्रोसोम के थ्रू ही होता है। ये क्या करता है, एग की जोना पेलिसिडा को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद ही प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की, फ्यूजन की, जाइगोट फॉर्मेशन के लिए वहीं से प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो जो एक्रोसोम होता है, ऐसा उसमें क्या होता है कि वो डाइजेशन की कैपेसिटी रखता है। तो ये गोल्गी डिराइव्ड एंजाइम सैक है।
एक एक चीजें जो स्लाइड पर लिखी गई है बोर्ड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एक्रोसोम गोल्गी डिराइव्ड एंजाइम सेट है, जिसमें क्या पाया जाता है, हाइल्यूरोनिडेज प्रोटीएज एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम का नाम याद रखिएगा, भूलिएगा मत। और ये भी कि गोल्गी डिराइव्ड है। एक्रोसोम अगर पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि जो एक्रोसोम होता है स्पर्म का, वो किस सेल ऑर्गेनेल से डिराइव्ड होता है, तो अगर ऑप्शन में आपको लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम दिया जा रहा है, तो आप याद रखिएगा कि वो गोल्गी बॉडी। अगर ऑप्शन में गोल्गी डिराइव्ड है तो आपका करेक्ट आंसर गोल्गी डिराइव्ड होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्रोसोम, जो कि पेनिट्रेट करता है एग के जोना पेलिसिडा को। फिर पाया जाता है हेड रीजन पे ही एक न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि न्यूक्लियस ही क्या करता है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है स्पर्म का, उसे कंटेन किए रहता है। तो हाईली कंडेंस्ड कॉम्पैक्ट प्रोटामीन प्रेजेंट, जो न्यूक्लियस होता है ना, वो हाईली कंडेंस्ड होता है, बहुत ज्यादा कंडेंस्ड होता है, कॉम्पैक्ट किया रहता है। जैसे ये है हमारा हेड रीजन, तो इसको, ये हेड रीजन है स्पर्म का, तो इसको ऐसे हाईली कॉम्पैक्ट करके ऐसे एकदम कॉम्पैक्ट इसमें रहेगा वो। ओके, फिर जब हम बात करते हैं, इसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, क्या, प्रोटामीन प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में प्रोटामीन प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम में हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है। तो याद रखिएगा कहाँ पे कौन से टर्म से और क्या वहां पे पाया जा रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी बॉडी पर, एक्रोसोम गोल्गी डिराइव्ड हाइल्यूरोनिडेज प्रोटीएज, न्यूक्लियस में प्रोटामीन प्रेजेंट है। तो प्रोटामीन जो होता है ये क्या करता है, क्या होता है प्रोटामीन, जो प्रोटामीन है यह एक बेसिक प्रोटीन है, हाईली बेसिक प्रोटीन, ये बहुत ज्यादा हाईली प्रोटीन बेसिक प्रोटीन है। हाई डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, हाई डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और ये आर्जिनिन रिच होता है। आर्जिनिन क्या होता है, तो आर्जिनिन एक अमीनो एसिड है जो कि बेसिक इन नेचर होता है। तो न्यूक्लियस की बात आए तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि हाईली कंडेंस्ड होता है, कॉम्पैक्ट होता है, प्रोटामीन्स प्रेजेंट होता है। जो प्रोटामीन्स होता है वो हाईली बेसिक इन नेचर होता है, और ये हाई डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, आर्जिनिन रिच होता है। ये हो गया स्पर्म के न्यूक्लियस का काम की, ये चीजें इसमें होती है। अब उसके बाद पाया जाता है नेक रीजन पर एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। फिर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनसीईआरटी से पूरा ये डायग्राम और ये जो जो टर्म्स हैं ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया जाए कि स्पर्म का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हेड रीजन में पाया जाता है या नेक रीजन में या फिर मिड पीस में, तो याद रखिएगा कि जो हमारा स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो मिड पीस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मिड रीजन में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी की सिंथेसिस कराता है। वैसे भी आपने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस ऑफ सेल होता है। जब किसी भी सेल का पावर हाउस है जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, तो स्पर्म में भी ये पावर हाउस का काम करेगा, एटीपी की सिंथेसिस कराएगा, रिस्पिरेशन में हेल्प करेगा, और जब एटीपी मिलेगी उसको एनर्जेटिक रहेगा वो, तब उसकी मोर्टेलिटी भी बहुत अच्छे से परफॉर्म होगी। अब बात करते हैं नीचे आकर के, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मिड रीजन में ही पाया जा रहा है, ठीक है। अब टेल रीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक ये देखिए एक्सियल फिलामेंट, ये एकदम मिड से गया है, एक्सियल फिलामेंट होता है और एंड पीस। तो टेल रीजन में क्या क्या चीजें पाई जा रही है, एक्सियल फिलामेंट, एंड पीस, और ये वाइग्रस मोर्टेलिटी करवाते हैं। जो हमारा जो स्पर्म का टेल रीजन है वाइग्रस मोर्टेलिटी करवाता है। जितनी अच्छी उसमें मोर्टेलिटी होगी, जितनी वाइग्रस मोर्टेलिटी करेगा उतनी अच्छे से उस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, उसका जो परसेंटेज होगा फर्टिलाइजेशन का वो भी बहुत ज्यादा होगा। तो स्पर्म की मोर्टेलिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है फर्टिलाइजेशन में। ओके, अब हम देखते हैं आकर के इसके पार्ट्स में कौन कौन सी चीजें क्या काम कर रही है। तो जब बात करते हैं हम हेड की, तो हेड में हमने देखा एक न्यूक्लियस होता है, सिंगल ओवल न्यूक्लियस, हैप्लॉइड होता है। जैसा कि हमने बात किया कि गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है अपर साइड पे, हेड पे अपर साइड पे होता है, अपर ओवल, ओवल इन नेचर होता है, ओवल होता है इसका सिर्फ जो न्यूक्लियस होता है। एक्रोसोम एक्टिव, तो हेड में हमने क्या क्या देखा, न्यूक्लियस पाया जा रहा है जो अपर साइड पर है, ओवल है, और एक एक्रोसोम पाया जा रहा है जो कि पेनिट्रेशन में हेल्प करता है ओवम या एग की जोना पेलिसिडा लेयर को। ओके, अब बात करते हैं हम नेक की। नेक क्या काम करता है, फिर नेक जो है हेड और जो मिड पीस होती है उसको कनेक्ट करता है। जैसे कि हमारी बॉडी में देखिए नेक क्या कर रहा है कि हमारे माउथ को, फेस को और हमारी बॉडी से कनेक्ट कर रहा है, उसी तरह स्पर्म में हेड
और मिड पीस का कनेक्शन का काम कौन करता है, नेक करता है। ओके, अब बात करते हैं मिड पीस की। तो मिड पीस क्या है, पैक्ड विथ स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। एक टर्म याद रखिएगा, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। मिड पीस में स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है जो कि एटीपी की सिंथेसिस करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा होता है। अब टेल है, टेल क्या करता है, फॉर मूवमेंट। टेल है तो टेल मूवमेंट में हेल्प करता है, ये आपको पता ही होगा। यही इसी को फ्लैजिलम भी बोल देते हैं हम, ये फ्लैजिलम, फ्लैजियम या टेल जो भी बोल दीजिए, फॉर मूवमेंट, मूवमेंट में हेल्प करता है स्पर्म के। अब हमने देख लिया कि स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या चीजें स्पर्म में पाई जाती हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर में। फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन क्या होता है स्पर्म का, फर्टिलाइजेशन और फीमेल एग। फीमेल में जो एग होता है, फीमेल के एग या ओवम को फर्टिलाइजेशन का या उसके साथ फ्यूजन का, फर्टिलाइजेशन या फिर फ्यूजन। तो जो स्पर्म होगा, स्पर्म जो है, स्पर्म हो गया ये, एंड ये हो गया ओवम, दोनों हेप्लॉइड हैं। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन दोनों का फ्यूजन होता है। किसका फ्यूजन होता है, स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होता है। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल एग के न्यूक्लियस से फ्यूज होता है और बनता है क्या, जाइगोट। जाइगोट बन जाता है जो कि होता है डिप्लॉयड इन नेचर, जिसमें मदर की बॉडी यानी कि ओवम के 23 क्रोमोसोम्स, 23 एंड 23 क्रोमोसोम स्पर्म के। तो 23 स्पर्म जो है, स्पर्म के 23 क्रोमोसोम एंड ओवम के, ये मिल करके क्या बनाते हैं 46 क्रोमोसोम नंबर हो जाता है आकर के जाइगोट में। तो इस तरह फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होती है। उसके बाद जो जाइगोट होता है वही आगे चल करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा होता है। क्लियर? तो ये हमने बात कर ली स्पर्म का कैसे फर्टिलाइजेशन, एक के साथ कैसे फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन आ रहा है। ओके, एक सिंगल वर्ड में शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लाया कि ताकि आपको ये चीज मेमोराइज रहे एग्जाम टाइम पे रिवाइज करने के लिए। ये एक सिंगल स्लाइड आपके स्पर्म के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के लिए सफिशिएंट होगा किसी भी एग्जाम के पर्पज से अगर आप देख रहे हो तो। अब बात करते हैं हम फंक्शन का। हमने देख लिया कि ये फर्टिलाइज और फीमेल एग को फर्टिलाइज करता है, उसके बाद फ्यूजन के बाद क्या करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा होता है। अब बात करें, एक नोट याद रखिएगा, नोट क्या है, द स्पर्म टेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया जनरली डिसइंटीग्रेट। स्पर्म का जो टेल होता है, स्पर्म का टेल और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो अभी तक क्या कर रहा था, एटीपी की सिंथेसिस करवा रहा था और स्पर्म को मोर्टेलिटी में हेल्प कर रहा था, वो क्या कर रहा है कि द स्पर्म टेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया जनरली डिसइंटीग्रेट बिकॉज स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया नॉट इनहेरिटेड। ये चीज कब हो रही है, स्पर्म का टेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया कब डिजनरेट हो रहा है, जब एग से फ्यूजन हो रहा होता है। तो क्या चीज है जो फ्यूजन करती है और क्रोमोसोम के थ्रू जाती है, तो न्यूक्लियस जो है, हेड रीजन पे जो न्यूक्लियस पाया जा रहा है, यही क्या करता है, इसका न्यूक्लियस ही जाकर के फीमेल के एग को फ्यूज करता है। जो रेस्ट ऑफ बॉडी यानी कि हेड रीजन का न्यूक्लियस है, ये फ्यूज कर रहा है रेस्ट बॉडी में। जो हमारी मिड पीस, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, मिड पीस में। जब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं जा रहा है, डिसइंटीग्रेट हो जा रहा है, तो मिड पीस नहीं जा रही है, यानी कि ये पार्टिसिपेट नहीं कर रही है फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन में। टेल रीजन भी अभी तक जो मोर्टेलिटी करवा रहा था, मोर्टेलिटी क्यों करवा रहा था, उसको एक तक पहुंचना था, जब पहुंच गया तो अभी ये क्या हो गया, उसके लिए यूजफुल नहीं रहा, तो इसको भी ये डिजनरेट कर देता है, माइटोकॉन्ड्रिया को भी डिजनरेट कर देता है। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जो स्पर्म होता है उसका कौन कौन सा ऑर्गन या कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं फ्यूजन में, तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल की साइड से, जो मेल है, मेल की साइड से बस न्यूक्लियस क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियस। और वही बात करते हैं जब फीमेल बॉडी से, तो फीमेल बॉडी का न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, क्या साइटोप्लाज्म, ये क्या करते हैं, यही फ्यूज करते हैं, यही फ्यूज करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा मैटरनल इनहेरिटेंस के बारे में, जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा मैटरनल इनहेरिटेंस के बारे में। वहां क्या होता है, जो मदर के कैरेक्टर्स होते हैं, मदर के जो फीचर्स होते हैं वही खोजने में जा रहे होते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस में। वो इनहेरिटेंस साइटोप्लाज्म में जो कैरेक्टर होते हैं उसको इनहेरिट कर रहे होते हैं। तो फीमेल मैटरनल इनहेरिटेंस सुना है आपने, पैटर्नल नहीं सुना है, पेरेंटल सुना है,
पेरेंटल एंड पैटर्नल इज डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट टर्म है। पैटर्नल, पैटर्नल मतलब सिर्फ फादर से, पेरेंटल, पेरेंटल मीन्स मदर एंड फादर बोथ। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस जाता है, मेल साइड से सिर्फ न्यूक्लियस एंड फीमेल साइड से न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म पार्टिसिपेट करता है जाइगोट के फॉर्मेशन में। उसके बाद जब माता ने यानी कि मदर ने सारा काम संभाल लिया है तो फिर फादर को अपना माइटोकॉन्ड्रिया और इसकी जो मोडालिटी है ये डिजनरेट हो जा रही होती है। फिर आगे का फ्यूजन के बाद, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जितने भी चीजें पार्टिसिपेट कर रहेंगी वो सभी मदर की बॉडी से होंगी। अब फादर की साइड की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म जब फ्यूजन हो गया तो अब सारा काम फीमेल बॉडी में होगा और वो सारे फंक्शन भी फीमेल। तो मेल साइड से सिर्फ 23 क्रोमोसोम यानी कि सिर्फ न्यूक्लियस मिल रहा होता है जाइगोट के फॉर्मेशन के लिए, या कि पूरे एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में सिर्फ मेल साइड से न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है। आई थिंक अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको। नोट में भी हमने देख लिया कि टिल एंड माइटोकॉन्ड्रिया जनरली डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं स्पर्म के, तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि टिल एंड माइटो स्पर्म फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहा है, इट मींस नॉट कि उसका टिल एंड उसका मिड पीस भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये दोनों नहीं जाएंगे, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड टिल डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, ओनली हेड का न्यूक्लियस ही फ्यूजन में हेल्प करेगा। ओके, यहाँ पे 2 टाइप्स के ये टर्म्स हैं, इज्नो 1 एंड जूनो। तो इज्नो 1 एंड जूनो ये क्या करते हैं फर्टिलाइजेशन में यानी कि फ्यूजन में हेल्प कर रहे होते हैं। तो कैसे कर रहे होते हैं? जो इज्मो 1 होता है ऑन स्पर्म सरफेस, ये पाया जाता है स्पर्म के सरफेस पर, स्पर्म का सरफेस यानी कि हेड रीजन पर। और ज्यूनो जो है रिसेप्टर ऑन ओसाइड, एग के रिसेप्टर होते हैं। हमने सिग्नलिंग में जब पढ़ा था कि जैसे कि हमारा, जैसे फीमेल का ये एग हो गया, इस पे ऐसे रिसेप्टर लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? रिसेप्टर। इधर से स्पर्म आया, स्पर्म के सरफेस पर क्या पाया गया? इस रिसेप्टर का, जैसे कि लॉक की मॉडल का हमने देखा है कि एंजाइम एंड सबस्ट्रेट का मतलब वो एकदम जैसे शेप एंड साइज उनका सब कुछ इक्वल होगा तो ही वो करेंगे। लॉक एंड की मॉडल, एक जो लॉक है उसका स्पेसिफिक की होता है, तो उसी तरह जो इज्मो 1 है वो अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग स्पेसिफिक रहेंगे। ये नहीं है कि किसी भी स्पर्म को आप किसी भी एक से फ्यूज करा दो। तो ये चीज याद रखिएगा, जो ज्यूनो होगा और इज्मो होगा ये दोनों बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। तो इज्मो 1 जो होता है ये पाया जाता है स्पर्म के सरफेस पर, ज्यूनो पाया जाता है एग के सरफेस पर, और इन्हीं दोनों के थ्रू फ्यूजन होता है। ओके, इजाकुलेट स्पर्म की बात करते हैं अगर हम, ये इज्मो एंड ज्यूनो में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इज्मो 1 पाया जा रहा है स्पर्म की हेड पर, होती है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इसमें। ज्यूनो जो होता है वो पाया जाता है एग का रिसेप्टर है, वो क्या है? एग का रिसेप्टर। तो जैसे ये जाएगा, स्पर्म जाएगा ना, तो इसी रिसेप्टर से बाइंड करेगा। जो ज्यूनो रिसेप्टर है स्पर्म का, जो इज्मो 1 है ये ज्यूनो से बाइंड करेगा। ओके, तो इस तरह से हो गया रिसेप्टर की बाइंडिंग के लिए। इजाकुलेटेड स्पर्म की फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मेल साइड से कितना स्पर्म इजेक्ट होता है, रिलीज होता है? 200 to 300 मिलियन स्पर्म, 200 to 300 मिलियन स्पर्म, यानी कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ कोटियस। कोटियस मीन्स क्या होता है कि एक टाइम पे जब एक कोटियस कोर्टशिप होती है, जैसे अलग अलग कोर्टशिप हो रही है, तो एक कोर्टशिप अगर हो रही है एक टाइम पर, तो वहां पे 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होंगे। उसमें से 60% नॉर्मल सेप एंड साइज के होंगे, मतलब वो नॉर्मल है सेप एंड साइज, और 40% सो वाइग्रस मोर्टेलिटी। ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे फ्यूजन करेंगे, ये सब चीजें बाद में पढ़ेंगे किसी और लेक्चर में, बहुत लॉन्ग हो जाएगा, बहुत लेंथी भी हो जाएगा। तो ये एनसीईआरटी में ये चीजें मेंशन है, इसलिए मैंने इंक्लूड करा है। इजाकुलेटेड स्पर्म के 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ कोटियस, जिसमें से 60% नॉर्मल सेप एंड साइज के होते हैं और 40% क्या होते हैं? वाइग्रस मोर्टेलिटी करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि 60% नॉर्मल सेप एंड साइज के हैं और 40% वाइग्रस मोर्टेलिटी शो कर रहे हैं। वाइग्रस मतलब कुछ भी देखना, उनको सिर्फ मूव करना है, सिर्फ भागना है उनको, वो रेस नहीं होते, जैसे उनको सिर्फ जीतने की होड़ लगी होती है कि मुझे जीतना, वो वाइग्रस मोर्टेलिटी, बस मूव ही कर रहे होते हैं। वाइग्रस मतलब कोई उनका पाथ ही नहीं डिसाइड है कि किधर जाना है, बस वो मूव कर रहे होते हैं। ओके, तो नॉर्मल सेप साइज वाले आपको लग रहा है कि ये फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो ये
ये नहीं कर रहे होते, जो वाइग्रस मोर्टेलिटी होती है, जितना मोर्टेलिटी, जिस स्पर्म में जितना मोर्टेलिटी होगी, जितना तेजी से वो मूव करेगा, उस स्पर्म का फर्टिलाइजेशन का जो चांस होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि वाइग्रस मोर्टेलिटी वाले स्पर्म ही फर्टिलाइज करते हैं एग को, क्योंकि वो तेजी से पहुंच जाते हैं एग तक। एक बार एक स्पर्म अगर एक को फर्टिलाइज कर दिया तो दूसरा स्पर्म नहीं कर सकता है, फिर बाकी के जितने भी होंगे वो वेस्टफुल हो गए, वो यूज नहीं होंगे। सिर्फ सिंगल स्पर्म जो सबसे पहले एग को फर्टिलाइज कर दिया, जिसकी मोर्टेलिटी बहुत अच्छी थी, तो वही फर्टिलाइज करेगा, उसी का जेनेटिक मटेरियल जाएगा एग में और वही जाकर के फिर जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हो गया हमारा इजाकुलेट स्पर्म कैसे क्या प्रोसेस हो रही है इसकी। अब एसेसरी डक्ट्स की बात करते हैं कि किस तरह से कौन कौन से एसेसरी ऑर्गन्स के कौन कौन से एसेसरी डक्ट्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं स्पर्म को रिलीज होने तक, मेल बॉडी से स्पर्म को रिलीज होने तक कौन कौन से एसेसरी डक्ट होते हैं। तो पहला होता है एफिडाइडमिस, फिर होता है वास्ट, फिर यहाँ से एफिडिडाइमिस में क्या होता है, स्टोर मैच्योर स्पर्म। जो मैच्योर स्पर्म होता है, स्पर्मेटिड के बाद जब स्पर्मेटोजोआ बन जाता है तो वो कहाँ पे स्टोर रहता है, वो स्टोर होता है स्टोर मैच्योर स्पर्म। अगर पूछा जाए मैच्योर स्पर्म कहाँ स्टोर होता है तो एफिडिडाइमिस में होता है, फिर यहाँ से वास डिफरेंस में मूव करता है, फिर एम्पुला, उसके बाद एजाकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रा मीडियस से क्या होता है, फिर ये रिलीज किया जाता है, यहीं से क्या होता है, ये रिलीज होता है। तो ये पाथ भी याद रखिएगा कि किस तरीके से कौन सी डक्ट के थ्रू जा रहा है, सीक्वेंस नहीं भूलिएगा। एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, एम्पुला, एजाकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा मीडियस, ये हो गए इसके डक्ट्स। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर सीमेन वर्ड सुना होगा कि सीमेन, मोस्टली सीमेन वर्ड ही यूज किया जाता है। तो सीमेन वर्ड में क्या होता है ऐसा, सीमेन का मतलब क्या सिर्फ स्पर्म होता है, तो नहीं, सीमेन जो होता है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो होते हैं स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा को सीमेन बोलते हैं। स्पर्म जो है सीमेन में पाया जाता है और उसी के साथ उसमें सेमिनल प्लाज्मा होते हैं। सेमिनल प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन्स, फ्रक्टोज, बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, वो सब चीजें अभी नहीं देख रहे हैं। इतना याद रखिएगा कि सीमन अगर वर्ड है तो उसमें स्पर्म एंड सेमिनल प्लाज्मा दोनों की बात की गई है, सिर्फ स्पर्म की बात नहीं की जा रही है। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्पर्म का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हो गया। जितने भी ये इसमें ना आपसे अगर स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात की जा रही है तो स्पर्म के मोस्टली सारे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के होंगे वो सभी बन जाएंगे। तो ये पूरा हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आएगी। बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, एक एक सिंगल टर्म से क्वेश्चन आते हैं इसके, कुछ भी फालतू का इसमें मैंने ऐड नहीं करा है, सब कुछ बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे इसके बाद के लेक्चर में, कोशिश करेंगे कि हम वहां पे डिस्कस करें स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम oogenesis को आगे कैरी ऑन करेंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन धीरे धीरे करके चीजों को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप अपनी पढ़ाई को ऐसे कंटिन्यू रखिए। अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज अपना फीडबैक दिया करिए, क्लास को जितना हो सके अपने फ्रेंड से शेयर करिए। और आज के लिए बस रखते हैं, थैंक यू।